तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं चैप्टर का नाम क्या है, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी वर्ड सुनते ही मन में ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ये थ्योरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में थ्योरी ना के बराबर होता है और क्या क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इस कारण से हम सेट थ्योरी पहले हेडिंग डालेंगे और आराम से पहले डिफिनीशंस की बात करते हैं, वेरी बेसिक डिफिनीशन। तो चैप्टर का नाम लाल कलम से लिख देते हैं भाई, बड़ा सा प्यारा सा, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी तो डिफिनीशन ऑफ सेट। सबसे पहले डिफिनीशंस में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कुछ टीचर्स लिखते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर बुक में ये रहता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये कुछ टीचर और भी खतरनाक लिखते हैं। कुछ भी लिखते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिनको जो लिखना है लिखें, लेकिन जो हमारे अनुसार सबसे ज़्यादा सही है वो डिफिनीशन आप लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। कुछ लोग लिखते हैं सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, धांसू डिफिनीशन, महाबकवास डिफिनीशन। ओके, सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डिफिनीशन में पहली बार लाइफ में जब टीचिंग में दूसरे सेंटर पे पढ़ाने गया था तो वहाँ देखा था सबसे पहला दिन। स्टूडेंट्स ने बोला सर सेट खत्म हो चुका है। हमने दिखाओ पहला डिफिनीशन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सो बहुत ही बकवास में लिखते ही काट देने का मन कर रहा है इसको, ठीक है, कैंसिल कर दें आप। अब मेरा वाला सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which are distinct. This is the perfect definition. So what is the difference between this definition and this definition? देखो होता कि ये बिल्कुल सही है, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, लेकिन जनरली क्या होता है वेल डिफाइंड का ऑब्जेक्ट्स के मतलब सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप पता चलता है, लेकिन इसके अलावा सेट की प्रॉपर्टी अनऑर्डर्ड होते हैं, उसके सारे एलिमेंट, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। डिस्टिंक्ट मतलब सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट नहीं झलकता, तो डिफिनीशन ऐसा होना चाहिए इससे सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जी मेंस एंड एडवांस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिनीशन। फिर भी इंपॉर्टेंस तो है ही, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसको मिटा के ही लिखते हैं ये, तो ये दोनों ही डिफिनीशन को हटा दे, तो डिफरेंस पता चल गया होगा इसमें और इसमें। तो ये तो सबसे पहले जब भी कुछ पढ़ें तो एक एक वर्ड से हम क्लियर हो, वरना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट। तो एक एक करके मीनिंग पता कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातें सेट के बारे में जान लेते हैं, तब डिफिनीशंस पे आएंगे। क्योंकि जैसे सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखा ही नहीं अभी तक, और मैं डायरेक्ट इसके समझ लो डायरेक्ट इसे कॉन्सेप्ट पे चला जाऊं, तो पहले सेट को देख लेते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली सेट क्यों पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, दैट्स इट। तो चाहें तो आप लिखें, लेकिन ये कोई लिखने की बात नहीं है कि सेट आर जनरली यूज टू डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, दैट्स इट, नो। बस ये सबको पता है। तो जनरली जो लिखना है वो लिखते हैं पहले इस डिफिनीशन के बाद। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स आप जानते ही हैं क्या होता है, ए बी सी डी, है कि नहीं, ए बी सी डी डैश। कितने होते हैं, 26 होते हैं अभी भी, ये हमारे समय भी 26 ही होते थे, ये सेट। उसके बाद इंट्रीज, जो भी इंट्रीज हम देते हैं, इंट्रीज विद इन
ब्रेसेस, ब्रेसेस कौन सा, ब्रेसेस भी अच्छे से लिख लेते, चलो विद इन केयरली ब्रेसेस, केयरली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कोमा, सेपरेटेड बाय कोमा, कोमाज कर देते हैं, इज कॉल्ड मेंबर ऑफ, मेंबर बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, एलिमेंट बोल दो, सब एक है, मेंबर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स, ऑफ सेट। इंट्रीज है तो आर कॉल्ड कर देते हैं, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है भाई, है कि नहीं। क्या होता है इंट्रीज, जनरली किससे रिप्रेजेंट होता है, इंट्रीज क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैन बी डिजिट, डिजिट कितने होते हैं 0 से 9, एंड स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, लेटर्स मतलब समझे साहब आप, स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। बस ये हमने सिर्फ लिखने को सीखा और कुछ भी हमने नहीं सीखा, ठीक है। तो हम डिफिनीशन से एक एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक चीज़ जानते हैं, ये डिजिट्स वगैरह, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे इसको बांध दिया, ठीक है जी। तो इसमें दिखा देते हैं कि एक चीज़ और, कि अगर कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है, चलो अब एक बार सेट दिखा दें, बहुत देर से लेकिन सेट कैसा होता है कि नहीं। तो सेट ऐसा होता है भाई साहब, ए से रिप्रेजेंट करें और इसके बीच कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी, 1 2 3 A B, बहुत ही आसान। तो ऐसा सेट होता है। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं एक और थ्योरी निकालना चाहता हूँ, ये तो सेट है, एग्जाम्पल ले लो इसको, एक क्या लिखूँ, एक वर्ड है ग्रीक लेटर, ठीक है, ग्रीक लेटर ये एप्सिलॉन, वर्ड भी नहीं है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब, पहले समझे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो बिलोंग्स टू कहा जाएगा, सीधी सीधी बात है। ये एलिमेंट, जैसे 1 एलिमेंट बिलोंग्स करता है और कोई बोले 10 एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू, तो वही हम लिखने जा रहे हैं कि इफ, जैसे उसके स्टैंडर्ड को, इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन यही इट इज बिलोंग्स सेट ए, तो कहा क्या जाता है, देन वी से डैट, बहुत ही प्यार से लिखते हैं हम, वी से डैट ए, ऐसा ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, या इसी का दूसरा बार ऐसा बिलोंग्स टू की जगह ये आता है, ये इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं हो, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या नाम है इसका, ये है एप्सिलॉन। क्या है लिख देते हैं प्यार से, ग्रीक सिंबल है जी, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये कहाँ से आया, कोई इंटरेस्ट की बात ये नहीं होना चाहिए, ये ग्रीक लेटर है, बात खत्म, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। तो ऐसा सीधा सीधा इसका मतलब क्या, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन है, और इसी का मतलब क्या है, एप्सिलॉन का ही मतलब क्या है दोस्त, बिलोंग्स टू। बस हम इसको डब्बे में बॉक्स करके लिख लें, जैसे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, डेट्स इट। अब हम इसको, आपको कुछ एक एलिमेंट देंगे और आप क्लियर कर लें, तो इसलिए हम दोनों ही कॉन्सेप्ट पे करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब एक एक का मतलब क्या क्या था, अनऑर्डर्ड, कलेक्शन, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे ही बेसिक सा सवाल, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, एकदम बेसिक सा सवाल। तो पहले अनऑर्डर्ड का मतलब समझ लें, या पहले एप्सिलॉन पे ही कर लेते हैं, सबसे बेसिक, जिससे और अच्छा लगेगा। जैसे मैं बोल दूं इसी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल है कि सेट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे पूछे एलिमेंट्स का मतलब, सीधा सीधा जो दिखता है वो एलिमेंट, जो नहीं दिखता है वो एलिमेंट नहीं है। लोग क्योंकि कन्फ्यूज होते हैं, आगे कॉन्सेप्ट आएगा, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस नाउ, ओके, अदरवाइज यू विल कन्फ्यूज जस्ट नाउ, सो कंट्रोल, ठीक है। तो ये अब आपसे कोई पूछे सीधी सीधी बात कि बताएं 1, इसमें आपको ये सिंबल भरना है, अगर ये बिलोंग्स टू है तो ये, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू का, आप दोनों ही सिंबल भरे। तो ये लिखेगा कोई नहीं कि डज नॉट बिलोंग्स टू, कोई लिखेगा, इसका मतलब है इससे सेट से एलिमेंट नहीं है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं आराम से। तो ऐसा लिख दिया, ए आप इसमें भरें 5 8, ऐसा ही कुछ भर देते हैं, 0
ठीक है, 10 बस, है कि नहीं। तो आप देखें, कोई भी अंधा आदमी भी देख देख के बताएगा, है कि नहीं, आंखें खोल के। तो बताएं आप मुझे कि इसमें क्या क्या भरें। 1 है इसमें, कोई भी बता देगा हाँ। 2 है इसमें, क्या काम है, 5 पूछा है, ठीक है। 5 है क्या इससे, है। 8 नहीं है तो ये वाला सिंबल आएगा। 0 नहीं है, 10 नहीं है, डेट्स ऑल, खत्म कहानी। कोई बोलता है 5, ये भी कन्फ्यूजन में नहीं रहे, 5 नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। दिख रहा है क्या किसी को 5 इसमें, कभी नहीं, डेट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ये बेसिक। अब हम धीरे 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 धीरे, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी का बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या मतलब हुआ इसको। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चिंटू, मिंटू, पिंटू, अच्छा इसका मतलब क्या है, एक नए नए हैं अभी आदत लगा लेते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्त, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू ए, डेट्स इट। ये 8 डज, सब में नहीं लिखेंगे गरीबों जैसा, 8 डज नॉट डज नॉट बिलोंग टू ए। और भी ले लेते हैं कुछ, चिंटू, मिंटू, पिंटू ले लेते हैं, लो चिंटू ले लेते हैं, लो ये चिंटू, चिंटू है क्या इससे, नहीं, चिंटू भी नहीं, चिंटू इससे नहीं है। और इसी यही ले लेते हैं चिंटू को, बना चिंटू बुरा मान जाएगा, ये चिंटू भी नहीं है इससे, तो ठीक है, ये मिटा देते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, चिंटू डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, है कि नहीं। हर एक तरह से फैमिली है जी, फैमिली में मेंबर होते हैं, वैसे ही मेंबर हैं इसके भी। तो आइए एक एक करके उसका डिफिनीशन मतलब समझे। अनऑर्डर्ड पहला वर्ड था, अब आते हैं डिफिनीशंस की ओर। तो ये दोनों मिट जाने चाहिए, और आप चाहें तो पहले छाप डालें इसको, है कि नहीं। प्रिंटिंग एकदम शानदार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कॉपी से ही अट्रैक्शन आ जाए, क्या लिखा है बंदे ने, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं इधर, इसका एक एक करके मतलब। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, जो ऑर्डर में नहीं। अनऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर में नहीं हो, इसका मतलब क्या लिखेंगे, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सीधी सीधी बात है, ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे, एकदम मैथमेटिकल लॉजिकल की तरह। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, जगह ही छोटा पड़ गया भाई, है कि नहीं। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो आप रोक के वीडियो पहले लिख लें, है कि नहीं। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो जैसे देख लेते हैं कि अगर कोई एक सेट में आपने वही सेट वही से लेके चलते हैं, 1 2 3 ए बी, आप बिल्कुल ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा एक ही सेट कहलाएगा, आप जैसे लिख लें, कोई रोकने वाला, जितनी बार आप घुमाएं, लेकिन यही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, आप जैसे लिखें सेपरेटेड बाय कॉमा करके सिर्फ, तो आप वही सेट कहलाएगा। जैसे आपको मन है ए बी अच्छा लग रहा है, पहले लिखें आप, किसी का मन है कुछ और रिप्रेजेंट करें, ऐसे करें आप, जैसे जिसको मन है अल्टरनेट से करना है ऐसे करें, 1 ए 2 बी 3 ऐसा, तो सब एक ही सेट कहलाएगा। मतलब कि आप जैसे भी लिखें एक सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनऑर्डर्ड इज अलाउड, लेकिन एक ही सेट कहलाएगा, तो आप जैसे लिख लें। ओके, अनऑर्डर्ड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये समझें आप, बहुत से ज़्यादा लोगों को सेट का डिफिनीशन पढ़ लेने के बाद लोगों को पता ही नहीं होता वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछा कि आप अपने पसंद की 5 एक्ट्रेस का नाम बताएं, तो आप बताएंगे। कोई पूछा कि आप बताओ, आपसे ऐसा पूछा जाए टॉप 5 एक्ट्रेस का नाम बताएं, तो आप अपने अनुसार बता दीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि कोई बोल दोगे, अभी नए नए वाले नाम ले लेते हैं, आलिया, है कि नहीं, श्रद्धा, छोटे छोटे लिखना है, कीर्ति, जो भी नाम है न्यू, और भी कोई है लेते जाओ। श्रद्धा कपूर हो गई भाई, ऐश्वर्या, जिसको जो पसंद है भाई, काजोल, लो ये 5 ले लिया। हो सकता है आपके कोई दादाजी से पूछ लें ये सवाल कि टॉप 5 एक्ट्रेस का नाम बताए, बोले बेटा तुमने क्या देखा, जवाने तो हेमा मालिनी के होते थे, मीना कुमारी, वो तो और भी पीछे जाएंगे। तो हो सकता है उनसे अगर कोई पूछ दे तो टॉप 5 एक्ट्रेस का नाम क्या क्या बताएंगे, वो बताएंगे मीना कुमारी, जो कि हमने नाम सुना है कि नहीं, सुना है ना। उसके बाद बहुत पुरानी मधुबाला, ऐसा हीरोइन की नाम आएगा, हेमा मालिनी, अब तो मुझे भी पता नहीं है यार,
हेमा मालिनी, दो क्या किसका नाम ले, किसी का लिख दे पुराने हीरोइन में, ठीक है। क्या क्या नाम है, डिम्पल कपाड़िया, ऐसे ही हीरोइन का नाम लें, और थोड़ा इसी के मनीषा कोइराला, जो भी नाम है उनका। तो ये मैं क्या बोला कि अगर अलग अलग लोगों से पूछता है तो उसके अनुसार टॉप 5 एक्ट्रेस अलग है, ठीक है। ये क्या है, लोग सोचेंगे ये क्या लिखा जा रहा है, टॉप 5 एक्ट्रेस है जी। ऐसा बहुत कम बार होता है कि क्लास की रूम की पढ़ाई में टॉप 5 एक्ट्रेस आए, ठीक है। तो आप टॉप 5 एक्ट्रेस का मजा ले भाई लाइफ में, है कि नहीं। आप बस नाम सुने, फील करें, टॉप 5 एक्ट्रेस। तो ये बात है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो गया कि अगर अलग अलग इंसान से पूछते हैं तो अलग अलग सिचुएशन आ गया, और अलग अलग सिचुएशन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्तों। तो यही चीज़ें वेल डिफाइंड मेंबरशिप के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, मेंबरशिप के बारे में। मतलब क्या है कि फिक्स मेंबर आना चाहिए। आप बता सकते हैं कि एकदम यही, बिल्कुल यही और यही मेंबर है और कोई नहीं। तो हम अगली लाइन में, अगर आप नहीं छापे हैं तो छपा, है कि नहीं, छपाई कार्यक्रम आप कर लें और फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। आप लिख डालें, वेल डिफाइंड का एकदम प्यारा सा मतलब इधर समझाते हैं और आप लिखें, ठीक है जी। आप लिखें, रोक के वीडियो लिखें, समझें। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, विश्वास नहीं होगा आपको कितना आसान है। तो ये चीज़ें मिटा देते हैं। तो बिल्कुल डिफिनीशंस ऐसे होने चाहिए जिससे हर चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिर शुरू करते हैं। आई एम वेल डिफाइंड का मतलब सब मिलके जानते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब। अब रियली में वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझाता हूँ क्या है। टेल्स अबाउट, क्या है वेल डिफाइंड का मतलब, टेल्स अबाउट मेंबरशिप। टेल्स अबाउट मेंबरशिप होना चाहिए, मेंबरशिप ऑफ एनी एलिमेंट, ये बताता है। कलर जाने वाला है, इसको कलर को हटा दिया जाए, ठीक है साहब। ये तो क्या एक्चुअली इसका मतलब है, ये क्या कहा जाएगा, ये रियली में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी एलिमेंट वी कैन डेफिनेटली से, वी कैन डेफिनेटली से particular entry is element of that set, element of that set or not। मतलब है या नहीं, क्लियर बोल सके, ये वेरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद और एरो लिख लेते हैं, इट डज नॉट वेरी, इट डज नॉट वेरी, या इट मस्ट नॉट वेरी, इट शुड नॉट वेरी, जो आपको प्यार ऐसा लगे। इट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया, जो अच्छा लगे, ओपिनियन या आइडिया। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो आइडिया पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे कई, जैसे एग्जांपल, और भी आप रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कोई इंसान के बारे में आपने बहुत सुना हो कि इतने अच्छा है, इतना अच्छा इंसान है, बिहेवियर अच्छा, आप गए और आपको फील ही ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगा कि आपका दोस्त जिस इंसान के बारे में बोला था वो इंसान वैसा है ही नहीं। तो समझ लें, आपके दोस्त के अनुसार वो वेल डिफाइंड है, वो इंसान अच्छा है और वो अपने लिए बहुत अच्छा बता रहा है उसको, लेकिन आपके अनुसार नहीं हुआ। तो यही चीज़ है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए अलग नहीं, डेट्स इट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये एलिमेंट, मतलब अगर कोई सेट के बारे में बोले तो हम उसके एलिमेंट्स को बिल्कुल ही लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं, बिल्कुल आराम से, जैसे बिल्कुल ही दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल आपकी बारी है, एग्जाम्पल में लिखें आप, एग्जाम्पल क्या है, द कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बैट्समैन कर लेते हैं भाई, बैट्समैन ऑफ द क्रिकेट, और भी कर लेते हैं। पहला ये है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट
डेंजरस, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के खतरनाक जानवर, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट डेंजरस। ओके, उसका बेस्ट क्रिकेट, मोस्ट टैलेंटेड राइटर भी कर देते हैं भाई। द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन की जगह पे सेट भी लिखा रह सकता है, मे भी कुछ ऐसे भी लिखते हैं द सेट ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, या ऑफ द टॉप मोस्ट कर देते हैं, टॉप मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, देश के हम महान लेखकों की सूची बनाएंगे, है कि नहीं। तो आप खुद ही देखें कि ये तीनों ही वेल डिफाइंड होगा क्या। क्या ये अगर आपसे कोई ऐसा दे दिया जाए तो आप कभी एक ही जैसा सिर्फ और सिर्फ एक सेट ला पाएंगे क्या? सेट बताएं आप मुझे, एक ही सेट नहीं आएगा, आपके सेट के एलिमेंट डिफरेंट आ सकते हैं। क्यों? फिर वही किसी इंसान के अनुसार कोई बैट्समैन टॉप अलग है, किसी के अनुसार रोहित शर्मा उस लिस्ट में होगा, किसी के अनुसार एबी डिविलियर्स होगा। और अब तो आईपीएल का है, समय आ गया है वापस, तो सिर्फ बैट्समैन ही बैट्समैन है, तो आप जिसको जो अच्छा लगे 10 सेलेक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप पार्टिकुलर वेरी कर रहा है आंसर। अगर किसी और से पूछा जाए तो उसका सेट कुछ और आ जाएगा, किसी और से पूछा जाए तो उसका सेट कुछ और आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये गलत, तो ये सेट हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हम लिख देंगे कि दीज आर नॉट वेल डिफाइंड या दीज आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, सीधे सीधे। वाई? अब फिर वही बात है, मोस्ट डेंजरस, डर किसी को चूहे से भी लगता हो, किसी को मे भी डायनासोर से भी नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। तो मतलब अलग अलग होता है ना, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर नहीं लगता। तो टॉप मोस्ट डेंजरस एनिमल जो भी है वो अलग अलग होंगे हमारे। टॉप मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, फिर वही बात है, किसी को प्रेमचंद अच्छा लगते हैं, किसी को चेतन भगत अच्छा लगते हैं, पता है कि नहीं, अलग अलग राइटर है। हो सकता है आपको तो चेतन भगत अच्छा लगे, हमें भी चेतन भगत ही अच्छा लगे। हमने मुंशी प्रेमचंद का कितना नॉवेल पढ़ा है, 1-2 नाम ही सुना, ये बहुत है, ठीक है। तो ये ऐसा है, बात खत्म। तो ये नहीं होगा। और हम इसके डिफिनेशंस में आगे क्या लिखेंगे, इसको भी साथ साथ ही मिटाएं। तो आप एकदम क्लियर रहें, और उम्मीद है कि आप क्लियर होंगे अभी तक। तो आपको दिखाता हूँ, फिर आगे आए आप, आए देख क्या लिखेंगे। ये तीनों ही सेट नहीं है, तीनों ही सेट नहीं। वाई? बोले दीज आर नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट ए सेट। क्यों? वाई? बिकॉज criteria of finding बेस्ट, टॉप मोस्ट, कुछ ऐसा, और टॉप, ये था पहले मोस्ट है, बेस्ट टॉप लिख लेते हैं, पहले टॉप है तो टॉप लिख लेते हैं, मोस्ट है तो मोस्ट है, फिर टॉप मोस्ट, ये सब है। टॉप, दी मोस्ट, टॉप मोस्ट, और भी कुछ है, ठीक है। मे वेरी पर्सन टू पर्सन, मे वेरी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है, इसीलिए सेट नहीं है। अब इसी के आगे बढ़ा के लिखें, अगर कोई आपसे इसी को आगे, ये 3 हो गया, तीनों नहीं है, ठीक है। ऑल 3 आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट, लिख देते हैं। ऑल एबव 3 आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, नहीं हो सकता ये सेट, एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं उसी में, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, collection of all students in your class, या novels, लिख देते हैं, set of all novels written by मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद बहुत ही टॉप मोस्ट राइटर थे, गजब के कमाल के थे। गरीबी इनके राइटिंग में ज़्यादा दिखते थे, बहुत ही पहले के वर्ड्स, और हिंदी के ज़्यादा टॉप मोस्ट राइटर हैं।
तो बहुत ही इमोशनल टाइप राइटर थे ये, ठीक है। तो आप देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सीधी सीधी अगर आपसे कोई पूछ दे कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स योर क्लास कितने होंगे, 20, 30, 50, 100, 200, काउंटेबल है और सबको लिखेंगे, कोई डिफरेंट थोड़ी लिखेगा। कोई किसी से पूछेगा, हमसे पूछे चाहे क्लास के बाहर वाले से पूछे, लेकिन इसी क्लास के बारे में अगर पूछे, इसी क्लास के बारे में पूछे, अगर मैं क्लास 11 दे देता हूँ या इन योर क्लास जिसके क्लास के बारे में पूछा है, तो एक ही बात बताएंगे वो, ये वेरी नहीं कर सकता है कि नहीं, इन क्लास 11 कर देता हूँ आपके लिए, तो ये होगा, बिल्कुल है, ये सेट है। सेट ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कितना 10, 20, 50, 100, इससे ज़्यादा इंसान लिखा ही नहीं उसने, हो गया। तो ये सब सेट कलेक्शन है। उम्मीद है आपको क्लियर होना चाहिए, तो ठीक है ये चीज़ें। और लास्ट क्या क्या वर्ड क्लियर हो गया हमें, अनऑर्डर्ड का मतलब क्लियर है, वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर है। अब हम आते हैं डिस्टिंक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब है नॉट रिपीटेबल, सीधी सीधी ये तो सब कोई जानता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंग्विश होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, नॉट रिपीटेबल या रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बस और अच्छे से लिख लेते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट, दैट्स इट। बड़ा ही सिंपल सा जवाब, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, है कि नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, सीधी सीधी बात है कि मैं बोलूँ कि आपको सेट बनाना है लेटर का, ठीक है जी, लिख देता हूँ, सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड, फ्रॉम द वर्ड। पहला वर्ड आपको देता हूँ स्कूल, कुछ लोग स्कूल बोलते हैं, है कि नहीं, अपनी अपनी इच्छा है, कुछ लोग स्कूल बोलते हैं, तो थोड़ा कम अनएजुकेटेड जो हैं वो स्कूल बोलते हैं, और पढ़े लिखे स्कूल बोलते हैं, बिहार वाले स्कूल बोलते हैं, ठीक है जी, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। दूसरा ट्रिगोनोमेट्री, जो आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3, तो लिखते हैं सेट, मान लेते हैं कोई एक सेट है, ए मान लेते हैं आपका फेवरेट, ए SCHOOL, बेचारा कोई सीधा साधा बंदा, दिल का सीधा इंसान, ये लिख देगा, लेकिन ये गलत है सेट के डिफिनीशन के अनुसार। सर क्यों गलत है, ना हमने बनाया, जिसने बनाया फॉलो कराया जा रहा है, हमने किया तुम भी किया, है कि नहीं, नहीं किया तो करो, वरना गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएगा। तो रियली में ये बोलता है सेट के अनुसार गलत है, ऐसे तो कोई कमी नहीं है नज़रों से कि स्कूल है, जो लिखा है सो लिखा है, जो दिख रहा है वो लिख रहा है, ऐसा नहीं हुआ। और इसको लिखा जाएगा अच्छे से, एक ही बार बोलता है लिखिए, कि आप ज़्यादा कष्ट नहीं करें, और ये आपका सही, हाँ ऑर्डर कैसे भी आप लिख सकते हैं आगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये सही है, एक ही बार ओ लिखने में आप कष्ट करें। वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री है, अगर आप लिखना चाहें, चलो इस सेट को टी मान लेता हूँ, तो आप लिखेंगे TRIGONOMETRY। आप सीधी सीधी फिर वही बोलता है कि आप कष्ट बिल्कुल ही नहीं करें, आप कष्ट बिल्कुल ही नहीं करें। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या क्या रिपीट हो रहा है दोस्त, आई नहीं रिपीट, टी रिपीट हो रहा है, तो एक टी ही आएगा, ठीक है जी, तो एक टी के हम लिखते चल जाते हैं, लो लिख देते हैं, ट्रिगो सब डिफरेंट आ रहे हैं, ON, O आ चुका है, MET आ चुका है, R आ चुका है, Y, ये ठीक है, ठीक है जी। तो यही चीज़ है, बस यही लिखना है, तो ये सही है और ये सेट के अनुसार गलत है। अब हम क्या करें साहब, जिसने बनाया वो गलत बोल दिया, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, तो ये हो गया। वेल डिफाइंड का थोड़ा सा फिर भी दुख दर्द ना रह ही जाता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वेल डिफाइंड वाला जो है रह ही जाता है कहीं ना कहीं दर्द, ठीक है जी। तो वेल डिफाइंड का दर्द रह जाता है, तो मैं फिर एक बार याद दिला दूँ, जहाँ एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आप जानते हैं, इंग्लिश आप पढ़ते हैं, जहाँ टॉप मोस्ट, और वो भी एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म आ जाए ना, बेस्ट, मोस्ट, अगर ऐसा कुछ है, वर्स्ट बोल दो, वर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस क्लास, हो सकता है सबके अनुसार अलग अलग, बेस्ट फैकल्टी ऑफ द्रोणाचार्य डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, है कि नहीं, अपना नंबर नीचे से आएगा, टेंशन नहीं ले ऐसा। उसके बाद तो आप सोचें
कि सीधी सीधी अगर ऐसा वर्ड यूज किया गया हो सेट में, सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए, तो आप बिल्कुल ही मना कर देंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई कांट राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट नाउ। ठीक है, तो आप जनरली एडजेक्टिव कोई भी गुड भी हो जाए, जरूरी थर्ड फॉर्म ही आए, लेकिन गुड, लेकिन ज़्यादातर बुक में आपको मोस्ट, टॉप, बेस्ट, वर्स्ट, यही 4 वर्ड यूज किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो, सीधी सीधी बात आप सोच के देखेंगे, क्या हमसे पूछा तो आंसर अलग दे सकते हैं और दूसरे से वही सवाल पूछा अलग दे सकते हैं। अगर आपके दिल से निकलती है आवाज़ हाँ, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर निकलता है नहीं, हमसे भी पूछे, दुनिया में किसी से पूछे, वही एलिमेंट बताएगा उस सेट के लिए, तो आप बोलेंगे कि वेल डिफाइंड है। गॉट इट? तो ये चीज़ें। अब मामूली सा कुछ जो सेट का बात हो ही रहा है, तो जो मैथ्स में यूज होते हैं उस सेट का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप उसी सेट का नाम लिख लेते हैं। पार्टिकुलर यूज जो बहुत, मतलब उनको पार्टिकुलर दे दिया गया, जैसे आपका नाम दे दिया गया है, हमारा नाम दे दिया गया कि मेरा नाम दीपक ही है, पार्टिकुलरली मैं दीपक हूँ, है कि नहीं? पार्टिकुलर, वैसे ही नाम दे दिया गया इनको, पार्टिकुलरली यूज्ड सेट ऑफ मैथमेटिक्स, सेट ऑफ। और आप जानते हैं जब लिखूंगा तो आपको लगेगा कुछ आपका ही पुराना मेहनत है ये, तो ये लिख लेते हैं जी। क्या क्या है मैं बताता हूँ। पहला नेचुरल नंबर, n से करते हैं, और ये क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स कर लेते हैं। होल नंबर्स, इंटीजर, तो आप ऐसे लिखें। उसके बाद रियल नंबर्स, क्यू लिख लेते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ओके। उसके बाद रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद अगर r प्लस कह दे तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स। ऐसे ही z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, दिख रहा होगा आपको, सेट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं भाई, पॉजिटिव इंटीजर। आप भी अगर आपको इच्छा है तो इमोशनल नहीं हो, आप ऐसे लिखें, कोई रोक टोक नहीं है। माइनस दे दे तो निगेटिव इंटीजर्स, जनरली माइनस होता नहीं, पॉजिटिव वाला ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप यही बस ये 4-5 लिखें आप। प्लस दे दे तो सिर्फ ये याद दिलाने के लिए लिखा हूँ कि और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, बात खत्म। तो आज कल हम क्या पढ़ेंगे, ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन आज के बाद अगर कोई पूछे कि सेट का डिफिनीशन बताएं, तो आप कैसे बताएंगे? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट। नो, आप सीधा 3 वर्ड्स यूज करें। क्या करें? 3 वर्ड्स, अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड, डिस्टिंग्विश। कोई आज के बाद पूछे आपसे कि सेट का डिफिनीशन बताएं, आप सीधा 3 वर्ड्स उसको बोले, अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट। उससे क्या बोल रहा है? बोलेगा समझ नहीं आया। बोला तेरे समझने की चीज़ भी नहीं है कि नहीं, अपना मेन से एडवांस अलग चलते हैं, हम कॉन्सेप्ट को पकड़ें। कोई ये बकवास सुने, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ, बकवास है, इससे बचें आप स्मार्ट बने। 3 वर्ड्स, सेट मतलब अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, बात खत्म। समझ ना? बोले मामू निकल ले, कोई दूसरा स्टूडेंट ढूंढ ले भाई तेरे को उससे पूछने का, अपन तेरे लेवल के नहीं है। ठीक है साहब, तो दैट्स इट, ओके, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर।